आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 8 चैप्टर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है। अब वन शॉट में केवल हम उन्हीं टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे और मेरा एक ऐसा लक्ष्य है, अब मैं इसी लक्ष्य के साथ आपको स्टडी कराने का प्रयास कर रहा हूं कि एक ही वीडियो वन शॉट का जो आए तो एक चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन हो वो सब आपको एक ही वीडियो में आपको मिल जाए, ठीक है ना। एक वीडियो आपने ये देख लिया, इसके बाहर आपको कुछ भी इस चैप्टर से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, उतना हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे और करते हैं। आगे भी जो चैप्टर बचे हुए हैं उनमें भी ऐसा ही प्रयास मैं करूंगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। देखिए ये चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 है। इससे पहले के 7 चैप्टरों का 7 वीडियो है। यदि वन शॉट का अगर 7 वीडियो आप देखना चाहते हैं 7 चैप्टर तक का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स वन शॉट के नेम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इस तरीके से सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो मिलेंगे, वहां से अपनी वन शॉट की स्टडी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आज हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आप क्लिक करके पढ़िएगा। चलिए जी, तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसकी 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर क्वेश्चन को आप देखेंगे ना, मैं रियलिटी में कह रहा हूं, ये क्वेश्चन रेगुलर प्रत्येक वर्षों में ये पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा इस चैप्टर का ये VBI क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए जी एक एक करके आप समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने एक प्रश्न को आंसर भी लिखा हुआ है, बट एक बार पकड़ के सुना दे रहा हूं, फिर हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि जब विद्युत तरंगे, ठीक है, जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत या वक्रीय दिशा में मिलती हैं या अध्यारोपित होती हैं तो उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो क्या है इसका परिभाषा है। जिन विद्यार्थियों को सुनकर समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया ना तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने समझाना स्टार्ट ही नहीं किया है। हमने तो पढ़कर केवल सुनाया, अब पढ़ के सुनाने से थोड़ी ना याद हो जाता है। तो चलिए जी अब हम समझाते हैं आपको। सपोज डेट हम इतना जानते हैं कि यहाँ पे हम 3 अक्ष ले लेते हैं, ठीक है ना। 3 यहाँ पे हम यहाँ पे अक्ष ले लेते हैं। एक ये है हमारा अक्ष, एक हम ऊपर अक्ष ले लेते हैं, एक यहाँ पे इधर हम अक्ष ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 अक्ष है, ये है x और ये हमारा y है और ये हमारा सपोज डेट z अक्ष है, ठीक है ना। x y z ये 3 अक्ष हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर मैं एक आपको यहाँ पर एक रेखा है जो इस प्रकार चल रही है। सपोज डेट सोचिएगा, ठीक है। ये एक तरंग है जो इस प्रकार चल रही हैं, क्योंकि तरंग इसी प्रकार चलती हैं। फिर से एक और तरंग है जो कुछ इस प्रकार वो गति कर रही है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार वो गति करते हुए निकल रही है। एक तरंग है जो इस प्रकार गति करते हुए निकल रही है। अच्छा, 2 आपको कलर दिखाई दे रहा होगा, एक आपको व्हाइट में, एक आपको यहाँ पे ग्रीन में दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि जो व्हाइट वाला है ना, व्हाइट वाले का नाम है विद्युत तरंगे। व्हाइट वाला क्या है जी, व्हाइट वाली जो तरंग है वो विद्युत तरंग है, और ये जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है ये चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखिए ये है विद्युत तरंगे और ये है चुंबकीय तरंगे। और ये दोनों अगर एक साथ चल रही हैं तो देख रहे हैं एक जगह पे ये अध्यारोपित हो रही हैं, मिल रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अध्यारोपित हो रही हैं, अध्यारोपित हो रही हैं, या अध्यारोपित को ही हम मिलना कहते हैं, ठीक है ना। अध्यारोपित होना या अध्यारोपण होना मतलब मिलना, ठीक है। तो देखिए सिंपल से हम यही परिभाषा किए हुए हैं कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत, तो देखिए ये दोनों तरंगे ना एक दूसरे के लंबवत ही हैं,
अगर आप देखेंगे तो ये दोनों तरंगे एक दूसरे के लंबवत ही होती हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के लंबवत ही होती हैं, ठीक है ना। तो यही कहा जाता है कि ये देखिए यहाँ पे एक दूसरे का लंबवत है, ये भी एक दूसरे के लंबवत, सभी एक दूसरे के लंबवत ये चल रही हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में, एक नाम यहाँ पे बस याद रखेंगे कि ज्यावक्रीय दिशा में, ठीक है ना, ज्यावक्रीय दिशा में एक नाम याद रखेंगे। तो हम एक बार और परिभाषा बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप कहेंगे कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में अध्यारोपित होती हैं तो उसे उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बात समझ में आया या नहीं बताइए। आपको रटना पड़ा, मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे। तो देखिए एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, उसके बाद हम इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। एक बार और परिभाषा सुन लीजिए समझकर। हमने कहा कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में अध्यारोपित होती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक है ना। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो वही बात हमने लिखा है कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में मिलती हैं या मिलने को ही हम कहते हैं अध्यारोपित होती हैं, उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं या कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। चलिए ले लिए होंगे। देखिए सबसे पहली बात, अभी हमने एक क्वेश्चन दिया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। अब इसकी 4 विशेषताएं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। विशेषताएं कहें, गुण कहें, लक्षण कहें, सभी बात एक ही है, ठीक है ना। तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, या हम कह सकते हैं विशेषताएं, या हम कह सकते हैं लक्षण। चलिए जी, अब गुण हम जान लेते हैं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे गुण हमारा है कि यह तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं। अभी ना हमने बताया जी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज ही है, गुण ही है। दूसरा गुण यहाँ पे ये है कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये तरंगे किसी भी माध्यम में गति कर सकती हैं, चल सकती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे हम बोल रहे हैं तो जो ध्वनि है ना, तो ये हम बोल रहे हैं तो ध्वनि तरंगे निकल रही हैं। तो ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मान लेते हैं कहीं दूर पर कोई अदर व्यक्ति भी खड़ा है, तो मैं बोल रहा हूँ, उनको सुनाई दे रहा है, तो ये किसके द्वारा सुनाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि हम जो माध्यम में खड़े हैं वायु माध्यम है। यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे वायु है ना, आप भी जहाँ पे बैठे हुए हैं या खड़े हैं वहाँ पे वायु माध्यम है। तो वायु माध्यम में हमारी जो ध्वनि है वो गति करती है। यदि कोई यहाँ पे माध्यम ना हो, ठीक है ना, जैसे अंतरिक्ष में, ठीक है ना, तो वहां पे अगर हम बोलेंगे ना तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाज नहीं पहुंच पाएगी। समझ रहे हैं? तो यही बात है कि वायु माध्यम, ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कौन सी माध्यम? जैसे वायु माध्यम, ठीक है। परंतु जो तरंग, ये जो तरंगे है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनकी संचरण के लिए, इनकी गति के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मान लेते हैं वहां पे कुछ भी ना हो, जैसे कि अंतरिक्ष में हम चले जाएं, तो वहां पर भी हम एक दूसरे, ये जो तरंगे हैं ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे गति करेंगी। आप कहेंगे सर आपको मतलब कैसे कह सकते हैं आप? तो देखिए, जो हम बातें करते हैं कॉल पे, तो वो जो कॉल से हम बातें करते हैं ना, तो वहां से कौन सी तरंगे निकलती हैं? तो भैया विद्युत चुंबकीय तरंगे ही निकलती हैं, ठीक है। अब वही विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसीलिए तो हम अंतरिक्ष में भी बात कर पाते हैं, कोई व्यक्ति है तो यहां से ही। इसीलिए तो विद्युत चुंबकीय तरंगे के लिए गति करने के लिए, संचरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मैं डीप में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि
मैं हमेशा से चाहता हूँ ना कि स्टूडेंट मतलब डीप में समझे। एक टीचर थे, मैंने आपको बताया भी था कि बिहार के टीचर हैं, वो कह रहे थे मुझसे कि जब कॉल पे बात हुआ, ठीक है, बहुत ही मतलब उनके फॉलोअर से देखें या बहुत ही बड़े टीचर हैं, टीचर तो कोई बड़े या छोटे नहीं होते हैं बट फिर भी मतलब सम्मानित हैं, ठीक है ना, अदरवाइज तो वो मुझसे कह रहे थे कि सर आप जानते हैं अदरवाइज सब सही है बट थोड़ा आप ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर देते हैं, इसकी वजह से समय आपका ज़्यादा लगता है, उससे वीडियो वायरल नहीं होते। मैंने उनसे यही कहा कि ठीक है सर, मैं प्रयास करूंगा, अदरवाइज मैं ज़्यादा कुछ कहता नहीं हूँ, बट इतना ही मैं कहूँगा कि मेरा यही लक्ष्य है कि कोई भी स्टूडेंट ना डीप में समझे, ठीक है। भले ही वीडियो कहाँ पे पहुँच रही है कहाँ पे नहीं, ये तो आपके सपोर्ट पर निर्भर करता है, तो आप कितना सपोर्ट करते हैं ये तो आपको ही पता होगा। तो पॉसिबल हो तो सपोर्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी अच्छे काम करने से कभी भी पीछे नहीं हटनी चाहिए। ये बात तो मुझे लगता है कि प्रत्येक स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ भी रहे होंगे और बिल्कुल वो अच्छे काम करेंगे भी, ठीक है ना। कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है। सपोर्ट करने के मैं अपने ही नहीं बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी अच्छा काम करने का मौका मिले ना, पीछे नहीं हटना है, हमें सबसे पहले आगे बढ़कर अच्छे कार्यों को करना है, ठीक है ना। तो अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे कोई भी आवेश नहीं होता है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई भी आवेश नहीं होता है। आप कहेंगे सर विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उसमें आवेश नहीं होता है, विद्युत भी है चुंबक भी है तब भी आवेश नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होता है। आप कहेंगे सर कैसे कैसे पता, तो भैया जो हम बात करते हैं तो जो रेडिएशन निकलती है, तरंगे निकलती हैं, यदि उसमें आवेश होता तो हमें तो झटका लगता कि नहीं लगता, क्योंकि हम जहां पर भी खड़े हैं वहां पे विद्युत चुंबकीय तरंगे तो है ही। अभी यहाँ पे कोई कॉल कर दे तो यहाँ पे कॉल आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना, बात समझ रहे हैं। इसीलिए आवेश यदि होता तो हमें झटके लगते, करंट लगते, बट ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब उसमें आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इन तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो प्रकाश की चाल के ही बराबर होता है, इतना ही तो प्रकाश की चाल होती है ना। अगला आता है कि IM, यहाँ पे थोड़ा सा IM तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, सॉरी IM नहीं, यहाँ पे इन तरंगों होना चाहिए, इन, ठीक है ना। मतलब इन तरंग, ये जो तरंगे हैं ना इसको ध्रुवित किया जा सकता है, अलग अलग बांटा जा सकता है, जैसे विद्युत तरंगों में और चुंबकीय तरंगों में। अगला हमारे यहाँ पे आता है ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये बात आप याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। चलिए कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अच्छा ये अभी हमने पहले जो क्वेश्चन पढ़ा ना ये थोड़ा हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अब जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं ये सभी 2 नंबर में 1 नंबर में ऐसे पूछे गए प्रश्न हैं, तो थोड़ा सा हम इन पर भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से मैंने देखा है कि बहुत सारे 2-2 नंबर वाले प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो जान लेते हैं जी क्या दिक्कत है, क्यों हमें 2 नंबर वाले प्रश्नों को छोड़ना है। कह रहा है कि परावैंगनिक किरणों को किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। परावैंगनिक किरणों के 2 उपयोग लिखना है। तो सबसे पहली बात, अदृश्य लिखाई में परावैंगनिक किरणें जो होती हैं उसका प्रयोग कहाँ पे होता है, अदृश्य लिखाई, जैसे मैं लिखूं और दिखाई ना दे, तो वही अदृश्य लिखाई में, नकली दस्तावेजों में और उंगलियों के निशानों का पता लगाने में किया जाता है। तो ये 3 चीजें हैं, अदृश्य लिखाई में भी किया जाता है, नकली दस्तावेज बनाने में भी और उंगलियों के निशान का पता लगाने में। नेक्स्ट हमारे आते हैं कि खाने की वस्तुओं के संरक्षण में, मतलब जो खाने की वस्तु है ना उसको सुरक्षा प्रदान करने में भी किया जाता है। नेक्स्ट अगला आता है तीसरा हमारा कि एक्स किरणों को किन्हीं 2 गुण और उपयोग लिखना है। देखिए एक्स किरणों के गुण पे अगर हम बात करें, उसके बाद उपयोग। गुण यहाँ पे है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंगे, जाहिर सी बात है। अगला आता है ये तरंगे अदृश्य होती हैं, बिल्कुल विद्युत चुंबकीय तरंगे अदृश्य हैं, तो एक्स किरण भी अदृश्य होती हैं। एक्स किरण का प्रयोग एक्सरे में भी किया जाता है, एक्सरे नाम ही है एक्स किरण है, ठीक है ना, ये बात बताइए। अगला आता है हीरो की जांच परख में, मतलब सिंपल सा एक्स किरण का उपयोग हीरा जो होता है ना उसके जांच परख में किया जाता है। रेडियोग्राफी में भी जो हार्ट और टूट जाते हैं ना तो वहां पर भी रेडियोग्राफी द्वारा देखा जाता है अदरवाइज, ठीक है। तो ये 2 आप उपयोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है फिर से चौथा नंबर वाला क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के किन्हीं 3
विधियां लिखिए। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे गति करेंगी तो उनकी गति करने की 3 विधि होती हैं। तो वो कौन होता है? भू तरंगों के संचरण, भू तरंगों के संचरण द्वारा, ठीक है ना, फिर से आकाशीय तरंगों के संचरण द्वारा, अंतरिक्ष तरंगों के संचरण द्वारा। ये 3 विधि हैं जिसके द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगे गति करती हैं। भू मतलब जो पृथ्वी पर जैसे तरंगे संचरण करती हैं, तो एक ये विधि होगी। आकाशीय तरंगों के संचरण जो आकाश में है, ठीक है ना, जैसे कि जो एरोप्लेन उड़ता है वो अंतरिक्ष में थोड़ी नहीं उड़ता, वो तो हमारे जो एरोप्लेन है वो हमारी आकाशीय में ही उड़ते हैं जी। तो वो हमारे क्या होते हैं, वो भी एक विधि है अंतरिक्ष तरंगों के द्वारा। मतलब जो अंतरिक्ष होता है जहां पर मतलब हम कह सकते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 0 होता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पर भी मतलब अंतरिक्ष तरंगों द्वारा संचरित होते हैं, तो वहां पर भी ये तरंगे गति करती हैं। तो ये 3 विधियां आप याद रखेंगे, इतना काफी है जी। अगला हमारा एक आता है कि माइक्रो तरंगों का तरंगदैर्घ्य, परिसर एवं उत्पन्न करने वाली स्रोत लिखिए। मतलब माइक्रो जो तरंगे हैं उसको तरंगदैर्घ्य, परिसर और उनके उत्पन्न करने वाली जो स्रोतें हैं उनको लिखना है। तो सिंपल सी बात है, याद रखेंगे माइक्रो तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर 1 मीटर से 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है ना। माइक्रो तरंगों का तरंगदैर्घ्य जो परिसर होता है, ठीक है ना, वो 1 मीटर से 1 मिलीमीटर होता है। और इनको याद रखेंगे, इनको मैग्नेट्रोन नामक निर्वातित नलिका के दौलित्र धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न करते हैं। ये एक बात आप याद रख लेंगे कि इसको कैसे हम, इसका स्रोत क्या है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप जल्द से जल्द ले लें। छोटे क्वेश्चन है, इसमें क्या आपको ज्यादा डिस्कस करना, ले लिए होंगे ना। चलिए और हमारे कुछ छोटे क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर से इस चैप्टर के और भी 2, एक तो पहला आपने 5 नंबर वाला देख ही लिया है, फिर से और भी 2 आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, जो अभी हम आगे आपको कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत तो आवेश ही है ना। विद्युत आवेश के कारण ही, एक और बात याद रखेंगे, मैं बताना भूल गया अदरवाइज, कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये विद्युत आवेश के कारण ही उत्पन्न होते हैं, बट फिर भी इसमें आवेश नहीं होता है। अब देखिए कितनी खतरनाक बात है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे आवेश के कारण ही उत्पन्न हो रही हैं, बट उसमें वो आवेश नहीं है, क्योंकि आवेश होता तो हमको झटका लगता, ठीक है, करंट लगते। तो ये बात आप याद रखिएगा। कोई पूछ दे आपसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं, तो आप कह सकते हैं कि विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं। तो कह दे भैया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में इसका मतलब आवेश भी होता है, तो भैया बिल्कुल भी नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंगों में आवेश नहीं होता है। तो कहेंगे कैसे नहीं होता है, क्यों, आपको कैसे पता? तो आप कह दीजिएगा कि भैया हम जहां पर भी खड़े हैं वहां पे आवेश तो है, ये बताइए जहां पर हम खड़े हैं वहां पे तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो हमें तो विद्युत चुंबकीय तरंग अगर में उसमें आवेश होता तो हमें तो करंट लगते ना, बट हमें लग रहे हैं तो नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्कूल में आप चले गए हैं, या हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो कोचिंग कर रहे होंगे, मैं जानता हूं, ठीक है ना, तो वहां पे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है जी, बता सकते हैं आप। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंगों का नाम बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंग, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य वाले तरंगों का नाम लिखना है। तो याद रखेंगे सबसे जो हमारी बड़ी तरंगे हैं वो रेडियो तरंगे होती हैं, सबसे छोटी जो होती हैं वो गामा किरणें होती हैं। किसके आधार पर हम बता रहे हैं? तरंगदैर्घ्य के आधार पर हम बता रहे हैं। अगला आता है 10⁻⁻² मीटर तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे का नाम होता है। तो 10⁻² होता है ना, वो सूक्ष्म तरंगे या माइक्रो तरंगे होती हैं, इसको आप याद रखेंगे। अभी हम बता देंगे कि मान लेते हैं 10⁻³ अगर मीटर है तो इसके रेंज में कौन कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगे आती हैं, वो अभी हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम नाम का एक टॉपिक है, 5 नंबर वाले टॉपिक है, उसको हम कराएंगे ना, तो उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए जी, ले लीजिए। चलिए जी, थोड़ा सा मैं भी पानी पी लिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आते हैं, चलिए
ये हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, याद रखेंगे 5 मार्क्स। अगला हमारा आता है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, लगभग हर साल पूछे जाते हैं। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है समझेगा। तो मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने, देखिए मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में एक क्या किया, एक प्रिंसिपल प्रस्तुत किया, या हम कह सकते हैं एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और उसी सिद्धांत को हम मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो कोई पूछ दे कि क्या होता है, तो सबसे पहले आप कहेंगे कि मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इतनी बात तो आप कह ही सकते हैं। ठीक है ना, तो वही बात लिखा है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये थोड़ा सा हेडिंग है, अदरवाइज आप हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में एक सिद्धांत दिया, जिसे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अगर पॉसिबल हो सके तो भूलिएगा नहीं, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा से भी थोड़ा सा दर्शा दीजिएगा। ठीक है ना, ये इन्वर्टेड कामा के बीच में रख दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। इतने बात याद हो गया होगा कि मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने तरंगों के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। अब मेन हमारी फोकस ये आती है कि इस सिद्धांत में हमें बताया क्या गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स इन्होंने बताया है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। मेन इनके 5 पॉइंट्स है। पहला है कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, तो उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात इन्होंने ये बताया कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, मान लेते हैं जब कोई आवेशित कण है, मतलब एक ये कण है जिस पर आवेश है और ये त्वरित गति कर रहा है। त्वरित गति मतलब लगातार इस तरीके से गति कर रहा है। तो जब वो त्वरित गति करता है, लगातार गति करता है, तो ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। तो ऊर्जा का मतलब ये जो हमारी ये जो आवेशित कण है, तो इससे ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, उत्सर्जित होगी, निकलेगी। अब वो किस रूप में निकलेगी, तो वो तरंगों के रूप में निकलती है, और इसी तरंग को ही हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो वही तो बात कहा गया। तो एक सिंपल से एक और यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग का ही परिभाषा हो गया। आप कह नहीं सकते एक और यहाँ पे परिभाषा हो गया। कोई पूछते विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी कहती हैं, तो आप कह सकते हैं जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, तो इस आवेशित कण से तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होने लगती है। उत्सर्जित मतलब निकलने लगती है, तो उसे ही हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, कह सकते हैं आप। तो देखिए, मैंने एक और बात बहुत ही पहले भी कहा हुआ है, बहुत सारे वीडियो में हमने कहा है कि देखिए परिभाषा ना हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मैं एक फिगर था, पता नहीं, अदरवाइज एक स्टूडेंट थे, मैंने देखा वो कमेंट किए हुए थे कि सर शायद दूरदर्शी हमने पढ़ाया था। ठीक है ना, तो दूरदर्शी में ही स्टूडेंट ने कमेंट किया था। ठीक है, अदरवाइज कि सर जो फिगर है आप थोड़ा सा अलग बता रहे हैं, बुक में अलग है। ठीक है, मेरे टीचर स्कूल के पूछे शायद उनसे, तो वो टीचर कह रहे थे नहीं ये गलत है अदरवाइज। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि शायद वो वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं कहना चाहूँगा देखिए जो अलग अलग बुक आप पढ़ेंगे ना, ठीक है, मैं आपको एक ही बुक से नहीं पढ़ा सकता ना भैया। ठीक है, मेरे से तो पूरे देश के, अदरवाइज इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे यूपी बोर्ड के लिए मोस्टली मैं पढ़ाता ही हूँ, बट बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से पढ़ते हैं, उत्तराखंड से पढ़ते हैं, राजस्थान से पढ़ते हैं, तो सबको ना हम पढ़ाते हैं जी। तो सभी के बुक में अगर आप देखेंगे तो हर बुक में अलग अलग तरीके से थोड़ा फिगर चेंज दिया होता है। ठीक है ना, तो गलत फिगर नहीं है, बात यह है कि कहाँ तक आपको नॉलेज है। देखिए, मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि मेरा उम्र देखकर ना, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो मतलब तुलना करने लगते हैं कि क्या पता होगा क्या नहीं पता होगा। ठीक है, तो मैं दिल से ये कह रहा हूँ कि बहुत ही बुरा लगता है, अदरवाइज आप लोग उम्र देखकर थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ करने देते हैं, या कोई टीचर भी अदरवाइज देखिए वो कह रहे हैं, शायद आपके टीचर पे भरोसा नहीं होता, शायद मेरे उम्र थोड़ा सा बड़ा होता तो, या मैं थोड़ा सा बड़ा होता ना, तो अदरवाइज ऐसा नहीं होता।
बट क्या है ना कि उम्र देखकर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज बहुत ही दुख लगता है कि जब इतना मेहनत के साथ सब कुछ बहुत ही नॉलेज इकट्ठा करने के बाद फिर आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप बहुत ही सोच कर प्रोवाइड किया जाता है कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा कमेंट करना या ऐसे ही तुरंत कहना है कि नहीं सर ये गलत है या आपने ये कर दिया, ठीक है, तो दुख लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अदरवाइज बुरा लग रहा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना, बट ऐसा रियलिटी बात है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ये पॉइंट्स आप समझ के हैं कि जब कोई भी आवेशित कण है और ये त्वरित गति लगातार कर रहा है तो इस कण से ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलने लगती है और इन तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। वही बात इस लाइन में हमें बताया गया है कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, उन तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इन तरंगों के संचरण के लिए, देखिए यहाँ पे संरक्षण नहीं होगा, संचरण होगा, ठीक है ना, यहाँ पे संचरण, ठीक है ना, संचरण होगा। तो इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल भैया, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वही तो बात है, अभी तो हमने इस पर डिस्कस भी किया है। अगला कह रहा है यह तरंगे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होती हैं। बिल्कुल सही बात है जी। देखिए एक फिगर भी हमने बनाया हुआ है, देखिए ये हमारी जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 3 अक्ष है, एक्स अक्ष ये है, ये जेड अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष है ये विद्युत तरंगे हैं और जो जेड अक्ष है ये चुंबकीय तरंगे हैं। तो ये प्रत्येक का 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इनके बीच भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इनके बीच भी, मतलब तीनों अक्ष के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। और तरंग संचरण हो रहा है, गति कर रहा है, तो उसके भी लंबवत। तो देखिए ये विद्युत तरंग है, ये चुंबकीय तरंग है, जो बी मतलब चुंबकीय तरंगे और ई मतलब क्या है, विद्युत तरंगे। तो ये देखेंगे तो परस्पर एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है जी, ये परस्पर एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। ये क्या है, परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे जिससे लंबवत आपको समझ में आए, ठीक है। तो यही बात है कि सिंपल सी कहा गया कि विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत तथा विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगों का संचरण एक दूसरे के लंबवत होता है। बिल्कुल होता है जी, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। अगला हमारा आता है मैक्सवेल की गणना के अनुसार यह भी सिद्ध हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंगे का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांतों से ही ये पता हुआ, ये हमने बताया। उन्होंने कहा कि जो तरंगों का वेग होता है ना वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, मतलब प्रकाश के वेग के ही बराबर होता है। अब यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंटों का एक गलत कंसेप्ट आता है कि वो सोच रहे हैं कि मैक्सवेल ने ही पता किया है, मैक्सवेल ने गणना किया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है इतना होता है। तो ऐसी बात नहीं है। एक नामक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है पिको, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया था ना कि जो प्रकाश का वेग होता है ना, उन्होंने गणना किया था ये, ठीक है ना। अदरवाइज मैक्सवेल ने तो केवल मान लिया कि उन्होंने सही कहा था, ऐसी बात है, ठीक है। तो मैं चाहता तो ये सभी बताने में टाइम लगता है, मैं भी चाहता तो आगे बढ़ सकता था, बट जितना अभी दिमाग में आ रहा है वो सब मैं चाहता हूँ कि बता दूँ। आपको सुने रहेंगे तो आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो काम आ जाएगी आपकी, क्या दिक्कत है जी। अगला हमारे यहाँ पर है इसके निष्कर्ष पर मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। मतलब इसके ये जो सिद्धांत दिया है इसके निष्कर्ष पर मैक्सवेल ने यह बताया कि जो प्रकाश होता है ना वो भी किस रूप में गति करता है, वो भी तरंगों के रूप में ही गति करता है। समझ रहे हैं? तो मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश भी तरंगों के रूप में गति करता है। वही इसके निष्कर्ष पर मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। अदरवाइज मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका।
ले लिए होंगे, मैं जस्ट अ सेकेंड। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला हमारा, अब ये भी हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, 5 मार्क्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनकी तरंग दैर्घ्य परास के साथ लिखिए। मतलब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बहुत तरीके से घुमा घुमा कर पूछा गया है, तो मैं आपको एक ट्रिक सिंपल सी बता दे रहा हूं। जब भी आपको क्वेश्चन में लॉन्ग टाइम में कह देता है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये नाम याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जहां पर भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई भी प्रश्न पूछता है 5 नंबर वाला होगा, तो आप जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं ना, चुपचाप आगे जो भी हम बताएंगे ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है ना, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज क्या कह रहा है, ज्यादा घुमाने उतना डिस्कस, मतलब उतना आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। मैंने देखा इस टाइप से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पे बहुत तरीके से क्वेश्चन इसी को घुमा कर कहा गया था, और एक दूसरे से दोनों ही मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, एक दूसरे से सभी अलग अलग दिखाई देंगे, बट उत्तर वही होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, उसके बाद इनके प्रमुख जो भागे हैं तो उनको तरंगदैर्घ्य परास के रूप में, तरंगदैर्घ्य के जो रेंज है उसके रूप में हम बता देंगे। तो सबसे पहले आता है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। तो देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब बहुत सारी तरंगे एक दूसरे को बढ़ते हुए हम क्रम में रखेंगे, मतलब जब बहुत सारी तरंगे हैं, ध्यान से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जब बहुत सारे तरंगे हैं, ठीक है ना, बहुत सारी तरंगे हैं, तो बहुत सारी तरंगों को हम तरंगदैर्घ्य परिसर या तरंगदैर्घ्य परास हम लिख सकते हैं, तरंगदैर्घ्य परास, ठीक है ना। तो जब बहुत सारे तरंग होते हैं तो प्रत्येक तरंग का तरंगदैर्घ्य परास भी होता है, तो जब बहुत सारी तरंगों को तरंगदैर्घ्य परास के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो हमें एक क्या प्राप्त होगी, हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी, और इसी श्रेणी को ही हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम तो कुछ इसी प्रकार न होता है जी, स्पेक्ट्रम कुछ इसी प्रकार होता है, ये हमने जो दिखाया है। तो हमने अभी तक क्या बताया कि जब बहुत सारी तरंगों को, ठीक है ना, अब कौन कौन से तरंगे हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जब बहुत सारी तरंगों को तरंगदैर्घ्य परास के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो एक श्रेणी प्राप्त होगी जिसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए कौन कौन सी तरंगे हैं, तो यहाँ पे हमने नाम लिखा है कि जब गामा किरणें, अच्छा एक और बात याद रखिएगा, किरण कह दें, देखिए ये सभी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता, अब देखिएगा आपको पता है या नहीं। जो किरण कहे या तरंग कहे या आपको विकिरण कहे, ठीक है ना, ये तीनों बात एक ही है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किरण कहे, तरंग कहे, विकिरण कहे, तीनों बात एक ही है। क्या आपको पता था? पता था तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता था तो चलिए पता तो चल गया ना। चलिए जी, अगला कह रहा है कि जब गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरण और माइक्रो तरंगे तथा रेडियो तरंग के तरंगदैर्घ्य के, देखिए यहाँ पे देखिए तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। मतलब यहाँ तक तो सभी तरंगे ही ना है जी, तो तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ठीक है ना, और उसी स्पेक्ट्रम को ही अब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। बात समझ में आ गया ना कि जब गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरणें, माइक्रो तरंगे तथा रेडियो तरंगों को तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है या श्रेणी प्राप्त होता है जिसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। मैं बहुत ही आराम से डिस्कस करके बताता हूं, चलिए समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रकार। विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होते हैं ना, ये इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है दृश्य स्पेक्ट्रम, एक होता है अदृश्य स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? तो ऐसा स्पेक्ट्रम, दृश्य मतलब होता है जो दिखाई दे हमें, ठीक है ना, अदृश्य मतलब जो दिखाई हमें न दे।
तो दृश्य स्पेक्ट्रम मतलब ऐसा स्पेक्ट्रम जो हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं, उसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहेंगे। अदृश्य स्पेक्ट्रम मतलब जो न दिखाई दे, तो ऐसा स्पेक्ट्रम जो हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते उसे हम अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। सिंपल सा तो है, ठीक है ना। चलिए जी एक बार और मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा स्पेक्ट्रम जिसे हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं उसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। बस एक और इसमें पॉइंट्स याद रखेंगे कि इनका तरंगदैर्घ्य परास जो होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। मतलब 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में इनका तरंगदैर्घ्य का जो रेंज होता है, परिसर मतलब रेंज ही होता है, ठीक है ना, या परास कह सकते हैं। अगला आता है अदृश्य स्पेक्ट्रम, मतलब ऐसा स्पेक्ट्रम जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते उसे हम क्या कहते हैं, अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ के तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा। अब याद रखेंगे और भी इसमें लिखना है, क्योंकि अभी हमें देखना है कि इनके जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है इनके मुख्य भागों को तरंगदैर्घ्य परास के साथ लिखना है। तो अभी तो प्रकार हमने डिस्कस किया, और भी तो विद्युत चुंबकीय जो, देखिए एक चीज गलत हो गया यहाँ पे। देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम नहीं रहेगा, तरंग नहीं रहेगा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम रहेगा, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दो प्रकार होते हैं, एक दृश्य स्पेक्ट्रम, अदृश्य स्पेक्ट्रम। तो अभी तो हमने इन दोनों पर बात किया। अब जो अदृश्य स्पेक्ट्रम होता है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। अब ये अदृश्य स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है, उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्क्रीनशॉट करने का टाइम देंगे। अदृश्य स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। कौन होता है, एक अवरक्त स्पेक्ट्रम होता है, एक परावैंगनी स्पेक्ट्रम होता है। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए और भी यहाँ पे बहुत सारी जो किरणें हैं, तरंगे हैं, जिनको आपको लिखना है। ये सभी भी किसके अंतर्गत आती हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आती हैं। और हमने यहाँ पे पहले ही कह दिया है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनके तरंगदैर्घ्य परास के साथ लिखना है। तो ये सभी जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के ही ये मुख्य भाग हैं, तो इसको आपको पूरा तरीके से लिखना है। सबसे पहले गामा किरणें, और यहाँ पे तरंगदैर्घ्य का परास कितना है, परास का मतलब परिसर का मतलब होता है रेंज, तरंगों का रेंज कितना है। तो इसका तरंगदैर्घ्य का जो रेंज है वो 1 × 10⁻⁻1 -14 से लेकर 1 × 10⁻10 मीटर तक होता है। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि 10⁻14 मीटर से कितना तक, 10⁻10 मीटर के बीच में होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एक्स किरण, अब एक्स किरण का जो तरंगदैर्घ्य परास होता है 1 × 10⁻13 से 3 × 10⁸ मीटर तक होता है। मतलब इनके बीच में जो भी तरंगे आएंगे, जिसका भी तरंग होगा वो सभी एक्स किरण के अंतर्गत आएंगे। परावैंगनी किरण, इसका तरंगदैर्घ्य परास 6 × 10⁻10 से 4 × 10⁻7 मीटर होता है। अदृश्य विकिरण मतलब इसका तरंगदैर्घ्य परास 4 × 10⁻7 से 7 × 10⁻7 मीटर होता है। और रक्त किरण तरंगदैर्घ्य परास 7 × 10⁻7 से 5 × 10⁻3 मीटर होता है। माइक्रो तरंगे, इसका तरंगदैर्घ्य का रेंज जो है 1 × 10⁻3 से 3 × 10⁻1 मीटर होता है। और रेडियो तरंगे, जिसका तरंगदैर्घ्य परास 1 × 10⁻1 से 1 × 10⁻4 मीटर तक होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए जी मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको। चलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। अदरवाइज स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पहले आप इसका ले लीजिए, ठीक है ना। ले लिए होंगे, ठीक है जी। चलिए इसका भी ले लीजिए। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो अभी तक देख लिया होगा पूरी तरीके से कंप्लीटली। तो इस चैप्टर में इतना अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। और सिर्फ 2-3 बातें हैं जो आप याद रखेंगे इस चैप्टर में। अगर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। बस हाँ, न्यूमेरिकल इस पर पूछा जाता है, वो भी हम आपको कराएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल का भी सीरीज स्टार्ट हुआ है, 1 शॉट क्लासेस चल रही हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। 3 चैप्टरों का फिजिक्स में कराया गया है, 2 चैप्टरों का केमिस्ट्री में, 3 चैप्टर केमिस्ट्री में तो पूरा कंप्लीट है। 3 ही चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो वो कंप्लीट है, आप स्टडी कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
दो बातें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहली बात, यदि बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने जो फिजिक्स का जो हमने नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो अभी तक नहीं लिए, ओनली आपको 99 रुपये है, तो अदरवाइज आप फिजिक्स का नोट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्यों मैं यहाँ लेने के लिए कह रहा हूँ, अदरवाइज सब कुछ अलग बात है, बट ये बात है कि चैप्टर वाइज जो मुझे लगता है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो VBI क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर दोनों साथ मिलेंगे। उसके साथ साथ 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है ना, ये सब आपको मिल जाएंगे। और केमिस्ट्री लेते हैं तो VBI जो रिएक्शन है वो भी मिल जाएंगे। तो देखिए फिजिक्स का ओनली 99 है, लेते हैं 14 चैप्टर है, पूरी आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज PDF नोट्स मिलेंगे, टाइपिंग नोट्स है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। आप चाहें तो उसको 2 कॉपी अपनी दुकान से भी निकलवा सकते हैं, तो आप ले सकते हैं उसको, ओनली 99 है। केमिस्ट्री का भी लेते हैं वो भी 99 ही है, और दोनों यदि कंबाइन करके लेते हैं तो ओनली 149 रुपए में आपको दोनों ही मिल जाएंगे, लगभग 70 रुपये मतलब मुझे लगता है पड़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अदरवाइज मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों ने ले लिया है, यदि आप भी लेना चाहते हैं नीचे व्हाट्सएप नंबर है, अभी तक नहीं लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप नोट्स मांगिए, वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, मेरी फैमिली को और हम सबके इस परिवार को भी, ठीक है ना। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।